नमस्कार आप सभी को मैं राहुल माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। कैसा थोड़ा अजीब सा टाइम चल रहा है ना, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड एक्टर्स सुसाइड कर ले रहे हैं, चाइना अटैक कर रहा है, कुछ पॉजिटिव सुनने को नहीं मिल रहा इस टाइम में, सब कुछ नेगेटिव। ऊपर से गवर्नमेंट हमें ये सौगात दे रही है कि 1 साल तक नौकरी नहीं निकलेगी सरकारी। फिर भी कोई बात नहीं, हारना नहीं है, लड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा पॉजिटिव कुछ ना कुछ। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री के अंदर हमारा सब टॉपिक था पॉलीगन, और पॉलीगन में हमने लास्ट क्लास में ट्रायंगल कंप्लीट किया था। ट्रायंगल में कुछ छोटी छोटी सी 1-2 चीज़ें रह गई थी, वो मैं आपके सामने आज दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ट्रायंगल कौन सी साइड्स से बन सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई भी 3 साइड्स का मेज़रमेंट दे दिया तो ट्रायंगल हमेशा ही फॉर्म हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल फॉर्म होना कब पॉसिबल है? जब आपकी स्मॉलर 2 साइड्स का सम लार्जेस्ट साइड से ग्रेटर होगा। क्या बताया मैंने? जो 2 छोटी वाली साइड्स होंगी उन दोनों साइड्स का जोड़ या सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, जो सबसे बड़ी साइड होगी उससे बड़ा होगा। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। इनमें से कौन सी साइड्स से ट्रायंगल फॉर्म किया जा सकता है? आप देखते हैं कि तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आप देखते हैं 8 सेंटीमीटर साइड सबसे बड़ी है। अगर 8 सेंटीमीटर सबसे बड़ी है तो बाकी बची हुई दोनों साइड्स का सम इस 8 से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर इस 8 से बड़ा नहीं होगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? 3 और 4 होता है आपका 7, और इनका सम 8 से स्मॉलर आ रहा है, इसका मतलब इन 3 साइड से ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक, इनमें सबसे बड़ी साइड है आपकी 13 और स्मॉलर 2 साइड है 5 और 7। 5 और 7 का सम होता है आपका 12। 12 अभी भी 13 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ से भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। यहाँ देखिए 9 सबसे बड़ी साइड है, 6 और 5 का सम 11। 11 9 से ग्रेटर आ गया। अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ 11 9 से ग्रेटर आ गया, इसका मतलब इन साइड से ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, इसे चेक कर लेते हैं। 4 और 1 5, 5 6 से स्मॉलर है, इसका मतलब यहाँ से भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि ट्रायंगल किस तरह से फॉर्म हो सकता है। देखिए, होपलेस मत होइएगा। जो भी चीज़ें चल रही हैं, कितनी भी काली अंधेरी रात हो, हमेशा तो बनी नहीं रहती। हर रात के बाद सवेरा होता है, तो सवेरा आपकी भी ज़िंदगी में होगा। उदास मत होइए, निराश मत होइए, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। मैंने हार नहीं मानी है, आप भी हार मत मानिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आपने ट्रायंगल के 3 फॉर्मूला पढ़े थे एरिया के। एक एरिया पढ़ा था आपने √S × S - A, S - B, S - C। ये पूछ लिया जाता है कि इस फॉर्मूले का नाम क्या है, तो इसे हीरो नाम के मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था, इसलिए इस फॉर्मूले का नाम है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, राइट। 9th क्लास में इस फॉर्मूले को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। जब ये हाइट होती है, ये बेस होता है। ठीक है, ट्रायंगल घुमा कर रख देंगे तो ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। लेकिन इसमें जब साइड्स निकालनी होती हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कि AB साइड दी है आपको 3 सेंटीमीटर और CB साइड दी है आपको 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है AC साइड का मेज़रमेंट कितना होगा। तो आप क्या करते हैं, आप एक फार्मूला पुट करते हैं। क्या फार्मूला होता है वो? AC² = AB² + BC²। AC को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा ही
परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब ये जो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो अगर आपको हाइपोटेनियस का है आपकी AC का स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, AB का स्क्वायर, AB है आपकी 3 सेंटीमीटर, मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, प्लस बेस है आपका 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, यह आ जाएगा 25। और जब आप यहाँ से AC का अंडर रूट लेंगे तो AC आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में रह गया था और इस फॉर्मूले को बोला क्या जाता है, इस फॉर्मूले को बोला जाता है पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, पाइथागोरस फॉर्मूला। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ये है पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पाइथागोरस फॉर्मूला है, ये हीरोन्स फॉर्मूला है। ट्रायंगल से आगे बढ़ते हुए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पॉलीगन का ही अगला पार्ट अब हम कर रहे हैं आज, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, मैं पूछ रहा हूं ये क्या है और ये क्या है। आपको देखने में ऐसा लगेगा, कई बार बहुत सारे कैंडिडेट्स इनके आंसर रॉन्ग देते हैं। क्या आंसर देते हैं, इसको बोलते हैं कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है और ये पैरेललोग्राम है। जब तक आपको इनके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दी जाए तब तक आप इसको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही बोलें, इसको पर्टिकुलराइज ना करें, इसका नाम ना दें अभी, क्योंकि अभी आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे बनता है क्वाड्रिलेटरल। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ। A four-sided closed figure is called quadrilateral, which has 4 angles. एक 4 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसमें 4 कोण होते हैं, 4 अंतः कोण, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, मतलब आकृति का बंद होना जरूरी है। कोई भी फिगर होगी तो उसका क्लोज्ड होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो किसी एक साइड से ओपन हो, जैसे इसकी मैंने एक लाइन इरेज कर दी और मैं इस लाइन को इधर बना दूं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। छोटी सी चीज़ थी, बहुत आसान सी। इसके आगे बढ़ते हुए क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ते हैं अब हम। ठीक, तो टाइप्स में सबसे पहला टाइप आपका होगा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग। A, B, C, D आपके सामने एक स्क्वायर बना हुआ है। तो पहले स्क्वायर के बारे में एक लाइन लिख लीजिए। A four-sided closed figure which has all 4 sides equal is called a square, in which all 4 internal angles are 90 degree. ऐसी 4 भुजाओं से निर्मित एक बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर हों और चारों एंगल, चारों कोण 90 अंश हों। ठीक, 90 अंश का मतलब क्या होता है कि बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हर एक भुजा पर दूसरी भुजा परपेंडिकुलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा, ये चारों 90 डिग्री के एंगल होते हैं। अगर हमने इसकी एक साइड को A मान लिया, A सेंटीमीटर,
तो ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी। अब हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर और एरिया की। सबसे पहले पेरीमीटर, फिर एरिया। आप देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू कीजिए और चलते हुए पूरी दूरी नापने के बाद वापस इसी पॉइंट पर आ जाइए, वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये वाली साइड ए सेंटीमीटर चली, फिर ए सेंटीमीटर चली, फिर ए सेंटीमीटर चली, फिर ए सेंटीमीटर चली, तो कितनी बार चली? 4 बार ए ए ए ए। इसका मतलब आपका पेरीमीटर हो गया 4a। पेरीमीटर कितना हो गया आपका? 4a। एरिया कितना हो जाएगा? जब आप एरिया की बात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनफल होता है आपका एरिया। इसकी लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे साइड का स्क्वायर भी बोलते हैं, मतलब साइड का साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एरिया आ जाता है स्क्वायर का। तीसरी चीज़ इसमें आती है एक स्क्वायर की डायगोनल। डायगोनल क्या होती है? हिंदी में बोला जाता है विकर्ण, मीन्स AC। AC की लेंथ कितनी है, इसे बोलते हैं डायगोनल, DIOGONAL। AC को बोला जाता है डायगोनल। तो डायगोनल कितनी होगी? आपने इससे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा था पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला क्या था आपका? कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर आप इस ट्रायंगल को अलग निकाल लें यहाँ से, तो ये है A, ये है B और ये है C। आप देखते हैं ये A सेंटीमीटर है, ये A सेंटीमीटर है, ये AB बेस है और BC परपेंडिकुलर है। तो AC क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी AC हो जाएगा आपका A√2। इसका मतलब ये साइड आ गई आपकी A√2। तो जब भी आपसे स्क्वायर का डायगोनल पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे स्क्वायर का डायगोनल होता है A√2। मतलब साइड जितनी दी होगी, A है साइड, और साइड √2 हो जाएगा आपका डायगोनल। ठीक है, क्लियर हो गया? 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ 16, फाइंड इट्स पेरीमीटर। किसी भी स्क्वायर का एरिया 16 का 4 टाइम्स है। मीन्स आप क्या देखते हैं, अगर स्क्वायर की साइड आपने A मान ली तो A का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया स्क्वायर का होता है A स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 4 इंटू 16 दी हुई है, 16 का 4 टाइम्स। तो आप देखते हैं यहाँ से क्या आ जाता है? A स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और जब 64 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो A की वैल्यू आपकी आ जाती है 8 सेंटीमीटर। ठीक, 64 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 सेंटीमीटर। ये आपकी साइड आ गई। A क्या आ गई? साइड आ गई। आपसे पूछा क्या? फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका क्या होता है? 4A, या फिर 4 इंटू साइड, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि पेरीमीटर हमेशा ही सेंटीमीटर में आएगा और एरिया हमेशा ही सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि स्क्वायर एरिया एक 2 डायमेंशनल यूनिट होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी आपको डायगोनल का क्या फॉर्मूला बताया है स्क्वायर का? डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? A√2, और A√2 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है आपको? 10√2। A√2 दिया है आपको 10√2। A यहाँ से हो जाएगा 10√2 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल, A की वैल्यू आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब साइड आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। जब साइड आपको मिल गई तो आपसे पूछा है एरिया और पेरीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा? A स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका? 4A इज इक्वल टू 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर। यह आपका फाइनल आंसर आ गया।
आसान से दोनों क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप एक बार इन्हें देख लीजिए क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ कि आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। आयत क्या होता है? अ फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अ फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आप देखते हैं कि ये ए बी और डी सी, ए बी और डी सी, ये दोनों साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। पैरेलल लाइंस में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जो लाइन कहीं पर भी नहीं मिलती, जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। इसी तरह ए डी पैरेलल है बी सी के और ए डी इक्वल भी है बी सी के। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आसानी से आ जाएंगी। अब इसके एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो लंबी वाली साइड है इसे हम मान लेते हैं लेंथ, इसकी लेंथ को हम इंडिकेट करते हैं एल से, और जो छोटी वाली साइड है इसे हम मान लेते हैं बी, बी को इंडिकेट करते हैं ब्रेथ से। ठीक है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसे एल इंटू बी से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर हो जाता है। पेरीमीटर कैसे आता है? अगर आप इसे देखेंगे, ए से आप बी तक जाएंगे तो आपने 1 एल डिस्टेंस कवर की। कितनी डिस्टेंस कवर की? एल। फिर बी से सी तक जाएंगे तो बी डिस्टेंस और कवर की। फिर सी से डी तक आएंगे तो एल डिस्टेंस और कवर की, क्योंकि ए बी और डी सी इक्वल है। फिर डी से ए तक आएंगे तो देखेंगे बी सी और डी ए इक्वल है, इसका मतलब एक बार बी डिस्टेंस और कवर की। तो कितना हो गया? 2l प्लस 2b। एल एल 2 बार आया है तो 2l हो गया, और बी बी 2 बार आया है तो 2b हो गया। 2 ले लिया आपने कॉमन, l प्लस बी, यहाँ से आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया। राइट, पेरीमीटर और एरिया मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो बाहर का पार्ट होता है, जितना डिस्टेंस आप बाहर से कवर करते हैं वो पेरीमीटर होता है, और अंदर का जितना भी पार्ट होता है वो सारा उसका एरिया होता है। बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आता है फॉर्मूला? जब मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल अभी पढ़ाया था तो आप इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल के देख लीजिए। मैंने ए बी सी ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया, ये है आपकी एल और ये है आपकी बी। अभी पाइथागोरस फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, ए सी का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर, बेस है आपका एल और परपेंडिकुलर है आपका बी। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ए सी के ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर चढ़ा देते हैं स्क्वायर रूट, और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है डायगोनल का, मतलब ए सी। ए सी इसकी है डायगोनल। समझ आ गया आपको डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे होती है? ठीक, बहुत अच्छे। इसके आगे जो काम की चीज़ें हैं, अब काम की चीज़ें क्या हैं? यहाँ से आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो डायगोनल होती हैं ये एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करती हैं। इक्वली डिवाइड मतलब कैसे? कि ए सी और बी डी जिस पॉइंट पर मिल रही हैं, ओ पॉइंट पर मिल रही हैं, इसका मतलब जो बी डी डायगोनल है ये ए सी को ओ पर डिवाइड कर रही है, तो ए ओ और सी ओ दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ए ओ और सी ओ दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इसी तरह डी ओ और बी ओ दोनों की लेंथ इक्वल होगी। समझ पाए आप इस बात को? आसान है। मैंने बोला कि डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करती हैं। इक्वली डिवाइड करने का मीनिंग हो गया कि बी ओ की जितनी लेंथ होगी उतनी ही ओ डी की लेंथ होगी, और ए ओ की जितनी लेंथ होगी उतनी ही ओ सी की लेंथ होगी। समझ गए आप? इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक चीज और इसमें रह गई, लाइंस पैरेलल और इक्वल होने के साथ साथ एंगल भी 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए।
लाइंस इक्वल और पैरेलल होने के साथ साथ चारों एंगल 90 डिग्री भी होने चाहिए, जैसे कि स्क्वायर में थे। समझ गए? अगर चारों एंगल 90 डिग्री नहीं हुए तो लाइंस आपकी पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी, लेकिन वो एक दूसरी शेप भी बन सकती है। वो एक इस तरीके की शेप बन सकती है जिसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये लाइंस पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, ये वाली लाइंस भी पैरेलल हैं और इक्वल हैं, लेकिन ये एक इस रेक्टेंगल ना होकर एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं होता, जबकि रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। रेक्टेंगल के 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार इन्हें देखिए। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है लेंथ इज़ 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ। किसी रेक्टेंगल में उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ का 4 टाइम्स है। इसका मतलब अगर आप बी एक्स मान लें तो एल कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी, ठीक, क्योंकि लेंथ ब्रेथ की 4 टाइम्स है। एरिया आपको दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? अभी आपने पढ़ा था L इंटू बी, ठीक, और कितना दिया है ये? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो आप क्या करेंगे? L की वैल्यू कितनी है? 4x इंटू बी की वैल्यू आपकी है x इज इक्वल टू 144। x और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 144 अपॉन 4 हो जाएगा। इससे से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 3 12 और बचा 2 4 6 24। इट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। एक्स इसका मतलब ब्रेथ आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर, ये बी इसका मतलब ब्रेथ आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर, और लेंथ आपकी हो जाएगी 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 6 मतलब 24 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि लेंथ ब्रेथ की 4 टाइम्स है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसका पेरीमीटर आपसे पूछा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ है आपकी 24, ब्रेथ है आपकी 4, 2 इंटू 24 और 4 हो गया 28 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया पेरीमीटर। आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का है, बहुत आसान, ठीक है? अरे बोलिए हाँ। अरे भाई इतना सीरियस होके क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं? हल्की फुल्की से ज्योमेट्री है, पढ़ते रहिए, आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, ठीक, उसकी ब्रेथ दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर। तो आपसे लेंथ पूछी है, तो आपका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है? पेरीमीटर की जगह लिख दीजिए पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है आपका 56 सेंटीमीटर, या फिर इसी को आगे लिख दीजिए 56 सेंटीमीटर। 2 इंटू लेंथ आपसे पूछिए, लेंथ की जगह लेंथ लिख दीजिए। ब्रेथ आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 56। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 8 + 16 इज इक्वल टू 56। 12 इज इक्वल टू 56 माइनस 16 इज इक्वल टू ये आ गया 40 सेंटीमीटर। 12 की वैल्यू आ गई 40, और जब L निकालेंगे तो 40 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, L आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। लेंथ आपसे पूछी थी, लेंथ आपकी आ गई 20 सेंटीमीटर। दोनों आसान से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन कराना जरूरी था। आपको इससे कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ गया होगा कि लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, एरिया पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है? आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने दिया हुआ है। आपके सामने एक रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स बनी हुई हैं, और डायगोनल जिस पॉइंट पर काट रही है वो है O पॉइंट। आपको दिया हुआ है कि एंगल AOB 90 डिग्री है, मीन्स जिस पॉइंट पर डायगोनल्स काट रही हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है? फिर आपको दिया हुआ है AO BO के इक्वल है, और आपको दिया हुआ है AB की जो लेंथ है वो 10√2 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा है ट्रायंगल AOB का एरिया। क्या पूछा है आपसे? ट्रायंगल AOB का एरिया। तो आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं इस ट्रायंगल को निकाल के बाहर रख लेता हूँ। ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल लिया इस तरह से, तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? ये एंगल 90 डिग्री है, ये ABC, ठीक?
सी नहीं है, ओ है। ट्रायंगल ए ओ बी को मैंने निकाल कर रख लिया बाहर। ये जो आपको लेंथ दी है ये दी है 10√2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और आपको दिया है कि ए ओ बी ओ के इक्वल है। अगर आप इस ट्रायंगल को सीधा करके रख लें तो आप क्या देखेंगे कि एक तो बन जाएगा बेस और एक बन जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब ए ओ अगर बेस बन जाएगा तो बी ओ परपेंडिकुलर बन जाएगा। और पाइथागोरस फार्मूला आपने पढ़ा था, जो हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। इसका मतलब ए बी का स्क्वायर जो होगा वो ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर के इक्वल होगा पाइथागोरस फार्मूला से। ठीक है, ए बी आपका कितना दिया हुआ है, ए बी आपका 10√2, इसका करेंगे आप स्क्वायर। अगर ए ओ और बी ओ दोनों को x और x मान लें, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि ए ओ और बी ओ इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 10√2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 और इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा √2 इंटू √2 मतलब 2। x और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। 100 इंटू 2 और ये 2 इधर अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया और जब x का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो लेंथ आ गई ये x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। कितनी सेंटीमीटर, x 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। आपने ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस, बेस भी आपका 10 है और हाइट भी आपकी 10 है। 2 से इसे कट कर दिया, 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स ड्रॉ की हुई है। डायगोनल्स के बारे में आपको दिया हुआ है, ये ओ पॉइंट पर कट करती हैं और जिस पॉइंट पर कट करती हैं वहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक, अब ए बी की लेंथ आपको दी हुई है 10√2 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर। ए ओ और बी ओ दोनों दिया हुआ है इक्वल, तो हमने इस ट्रायंगल को, सिर्फ इतने ट्रायंगल को हमने निकाल के रख लिया बाहर। ए बी की लेंथ आपकी 10√2 है, ए ओ और बी ओ इक्वल दिया है तो हमने इसे x और x मान लिया। आप जब इसे सीधा करके ऐसे घुमा के रखते हैं यहाँ पर तो आप देखते हैं ए ओ तो बन जाता है बेस और बी ओ बन जाता है इस ट्रायंगल की हाइट। पाइथागोरस फार्मूले से आपने पढ़ा था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आपको हिंदी में डाउट है तो हिंदी में समझ लीजिए, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनियस होता है आपका कर्ण, बेस होता है आपका आधार और परपेंडिकुलर होता है आपका लंब। तो हाइपोटेनियस दिया था 10√2, 10√2 का आपने स्क्वायर किया, बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐड होकर हो गया 2x स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इधर अपॉन में आएगा, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 10 सेंटीमीटर। एरिया का एक और फार्मूला पढ़ा था आपने ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बस बेस और हाइट की वैल्यू आपने पुट कर दी, 10 और 10 कट पिट करी, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया एरिया। क्लियर? इसके बाद आते हैं आपके रोम्बस और पैरेललोग्राम। रोम्बस और पैरेललोग्राम पढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर कीजिए। एक क्वेश्चन ये आया था एक बार, किस एग्ज़ाम में आया था याद नहीं है किस एग्ज़ाम में था, सीटेट में नहीं था, लेकिन क्या स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल हो सकता है? क्या स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल हो सकता है? मतलब स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है या नहीं हो सकता, बस ये बताना है आपको। तो आपको बस ये देखना है कि क्या ये स्क्वायर इस रेक्टेंगल की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा तब तो ये रेक्टेंगल हो सकता है, और अगर नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। देखिए रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स इसमें भी पैरेलल हैं, ये वाली भी दोनों और ये वाली भी दोनों, और इक्वल भी होती हैं। तो ये वाली दोनों साइड इक्वल है, ये वाली दोनों साइड इक्वल है।
फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री एंगल, चारों ही एंगल 90 डिग्री एंगल होते हैं। इसके अलावा और क्या कंडीशन है? हो गया। इसका मतलब स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल हो सकता है। समझ पाए आप? लेकिन कहीं इसका उल्टा दे दिया कि क्या रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेलल और इक्वल आमने सामने की साइड्स होती हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। आप देख रहे हैं लेंथ ज़्यादा है, ब्रेथ कम है, इसलिए स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता। लेकिन रेक्टेंगल उल्टा बोल दिया मैंने, माफ़ कीजिए। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। समझ गए? कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। जो मैंने बोला है उसे वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए और उसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। इसके बाद रोम्बस और पैरेललोग्राम। डाउट रहता है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को रोम्बस और पैरेललोग्राम में, क्योंकि हिंदी में दोनों के नाम एक जैसे लगते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो आसानी से इसे क्लियर कर जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को डाउट रहता है कि समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। बात तो एक ही जैसी लग रही है। क्या है? समचतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजाएं समान, और समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं समांतर। समांतर मतलब पैरेलल, इसीलिए समांतर को पैरेललोग्राम बोला गया है और सम को रोम्बस बोला गया है। तो ये डाउट पहले क्लियर कर लीजिए। अब इनका एरिया का क्या फार्मूला होगा? देखिए, पेरीमीटर आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर कोई भी साइड दी होगी तो आपको इसका पेरीमीटर आराम से पता चल जाएगा, इसका भी आराम से पता चल जाएगा। एरिया मेन है इसका, रोम्बस का भी और पैरेललोग्राम का भी। एरिया कैसे निकलता है आप देखते हैं कि जैसा स्क्वायर होता है लगभग वैसा ही रोम्बस होता है। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री एंगल दिए हुए होते हैं। स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री एंगल होते हैं, लेकिन रोम्बस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। रोम्बस में साइड्स थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं। एक साइड में ये साइड इधर को झुकी हुई है, ये साइड भी इधर से झुकी हुई है। साइड्स पैरेलल तो होंगी, ये साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं। तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये लाइन आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये होता है रोम्बस। ठीक। पैरेललोग्राम क्या होता है? ये रेक्टेंगल की तरह होता है। रेक्टेंगल में क्या बताया था? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये वाली इसके इक्वल है और पैरेलल है, ये वाली इसके इक्वल है और पैरेलल है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बट एंगल 90 डिग्री नहीं होते, जबकि रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होते हैं। आपने रेक्टेंगल पढ़ा था अभी, और रेक्टेंगल में एंगल होते हैं 90 डिग्री। इसे भी देखते हैं आप, साइड झुकी हुई है इधर, ये भी इधर झुकी हुई है। अब जरूरी नहीं है साइड्स इधर ही झुकी हुई होंगी, ये हो सकता है उठा के इधर रख दे तो साइड्स ऐसे भी झुकी हुई हो सकती हैं। जैसे मैं ऐसे झुक जाऊँ या फिर मैं ऐसे झुक जाऊँ, तो जिस साइड में झुकना है उस साइड में आपकी मर्जी है। आप चाहें इसे इधर झुका कर रखें या इधर झुका कर रखें। समझ गए? जैसे आपका एक लकड़ी का आपने बॉक्स बनाया, आपने उसे हल्की सी लात मार दी तो वो एक तरफ को झुक जाता है, तो वो बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, जब तक सीधा खड़ा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तब तक वो है रेक्टेंगल। समझ पाए आप? अब बात करते हैं इनके एरिया की। तो पहले एरिया पढ़ लेते हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? आप देख रहे हैं कि ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? ADC और ABC। अगर आपको इस ट्रायंगल की हाइट पता चल जाए तो जितना ये एरिया होगा उतना ही इस ट्रायंगल का एरिया होगा। इसका मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया का। और ऐसे ही 2 ट्रायंगल हैं, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बेस इंटू हाइट बचेगा इसका एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया आपका हो जाएगा बेस इंटू हाइट। रोम्बस में एरिया क्या होता है? जो डायगोनल्स होती हैं D1 और D2। एक डायगोनल है D1, एक डायगोनल है D2। एक डायगोनल लंबी होती है, दूसरी डायगोनल थोड़ी सी छोटी होती है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अगर आपको डायगोनल्स की लेंथ पता है, अगर आपको डायगोनल्स की लेंथ पता है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये आपका रोम्बस का एरिया हो गया। और पैरेललोग्राम का आपका एरिया कैसे होता है कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपने जोड़ दिया तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ गया
ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट आपको दी हुई होगी और ऐसे दो ट्रायंगल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो बचा बेस इंटू हाइट। ये हो गया पैरेललोग्राम का एरिया। हाइट आपको किस तरह से दी हुई होगी, सपोज कीजिए कि इस वर्टेक्स से आपके इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, AC हो जाएगा बेस, AC क्या हो जाएगा बेस और BE हो जाएगा हाइट। तो अगर आपको ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे 1/2 इंटू AC इंटू BE और इतना ही एरिया होगा इस वाले ट्राइंगल का तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए फटाफट। 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 3:4:5:6 फाइंड इट्स एंगल। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में नोट करके लिख लीजिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपका हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, कोई भी हो, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक, तो अगर आप इस रेशियो को सबको 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x कर दें तो इन चारों एंगल का सम कितना आएगा आपका 360 डिग्री आएगा। ठीक, तो इन्हें ऐड कर लीजिए, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18x की वैल्यू आ गई आपकी 360। x इज इक्वल टू आ गया 360 अपॉन 18, 18 2 36 और 0, x की वैल्यू आ गई आपकी 20 डिग्री। अब आपको चारों एंगल पूछे हैं तो सबसे पहला एंगल है 3x, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60, 4x मतलब 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री, 5x मतलब 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री और 6x 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये चारों एंगल आपके आ गए। अब आप इन चारों का सम करके देख लीजिए, चारों का सम आपका 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 120 प्लस 100 220, 220 प्लस 80 300, 300 प्लस 60 360 डिग्री। तो चारों एंगल का सम आपका 360 डिग्री आ गया। आपसे चारों एंगल पूछे थे अलग अलग, आपने चारों एंगल निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट नहीं चल रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, थम्स अप। इन ए ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B, आप देख रहे हैं कि कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, एंगल A और एंगल B का सम दिया है 75 डिग्री और एंगल B और एंगल C का सम दिया है 150 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल A कितना होगा, एंगल B कितना होगा और एंगल C कितना होगा। आप क्या देखते हैं कि पहले 2 एंगल का सम दिया है फिर अगले 2 एंगल का दिया है, तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना आ रहा है आपका 75 डिग्री प्लस 150 डिग्री। ठीक, कितना हो जाएगा ये 150 और 75 225 डिग्री। आप क्या कीजिए, एंगल A B और C तीनों को एक साथ ले लीजिए। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और फिर एक एंगल B बचा आपका। एंगल A, एंगल B और एंगल C और ये वाला एंगल B हमने इधर लिख दिया। ठीक, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख दिया इसकी जगह, प्लस एंगल B इज इक्वल टू 225 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 225 माइनस 180, एंगल B आपका आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल B आ गया जब आपका 45 डिग्री, तो आप 45 डिग्री वैल्यू यहाँ रखेंगे। मैं इसे इधर लिख देता हूँ। जब एंगल A प्लस एंगल B 45 रखेंगे, एंगल A प्लस 45 इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल A यहाँ से आपका आ जाएगा, इसमें से लेस करेंगे 30 डिग्री। इसी तरह एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 150 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू, एंगल B है 45, जब इधर जाके माइनस होगा तो 105 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एंगल A आ गया आपका 30 डिग्री, एंगल B आ गया 45 डिग्री और एंगल C आ गया 105 डिग्री। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसे
ठीक से समझ लीजिए, समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके वीडियो देखिए और नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, ये एक आपको फिगर दी हुई है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है a + 15 डिग्री, बीच का एंगल दिया है 45 डिग्री और ये इधर वाला एंगल दिया है a + 30 डिग्री, और ये आपको सीधी लाइन दी हुई है, इस सीधी लाइन के ऊपर ये एंगल अलग अलग बनाए हुए हैं। आपको पता है कि सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब a + 15 + 45 + a + 30, इस सब की वैल्यू 180 डिग्री आनी चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए, 15 और 45 हो गया 60, 60 और 30 हो गया 90, तो a और a मिलकर हो गया 2a + 90 = 180, 2a = 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 180 - 90 बचेगा 90, और a = 90/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री a की वैल्यू आपकी आ जाएगी। a = 45 डिग्री आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ जितना मैंने पढ़ाया है सारा समझ में आया होगा आपको। एनर्जेटिक बने रहिए, किसी भी निगेटिव थॉट को अपने माइंड पर हावी मत होने दीजिए। मानता हूँ बहुत ख़राब समय चल रहा है, लेकिन समय फिर से बदल जाएगा। समय कभी भी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है किसी के लिए। आप एनर्जेटिक बने रहिए, पढ़ते रहिए, आने वाला टाइम आपको मौका ज़रूर देगा चैम्पियन बनने का। एक मूवी में डायलॉग है शाहरुख खान का, किस्मत बड़ी ही कुत्ती चीज़ है, साली कभी भी पलट सकती है। तो मेरे इस वर्ड साली को निकाल दीजिएगा यहाँ से, लेकिन जो डायलॉग था मैंने एज इट इज़ बोल के सुनाया आपको। इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। थैंक यू।